अब बात करते हैं मिनरल्स एंड रॉक से जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं एनसीईआरटी से। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं मिनरल्स एंड रॉक्स में, उसकी बात कर रहे हैं। सो पहला नंबर का जो एमसीक्यू है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। हमको बात किसकी करनी है, मिनरल्स एंड रॉक्स की बात करनी है। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। बिल्कुल सही बात है यार। एक रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट के अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स का एग्रीगेट है। लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, है ना, ये सब क्या है भाई, दीस आर रॉक्स, है ना, दीस आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। मिनरल्स आर सोनली फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेस। देखो भाई, इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म थ्रू ऑर्गेनिक प्रोसेस। तो ये सोनली जो बोल रहा है वो गलत है भाई, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों से बन सकते हैं ये। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ऑन कॉन्टिनेंट क्रस्ट कैन क्रिएट मिनरल डिपॉजिट। देखो भाई, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, नया क्रस्ट का क्रिएशन करते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्रस्ट क्रिएट होता है। जब क्रस्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे मिनरल्स भी बनते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात करनी है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की, हमसे करेक्ट पूछा गया है। टेक्टोनिक प्रोसेस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। बिल्कुल सही बात है। टेक्टोनिक प्रोसेस जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो गोल्ड्स है ना, गोल्ड जो है एक तरह से फ्रैक्चर्स ऑफ रॉक्स में देखने को मिलता है ना। बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है, सपोज करो हम घाना की बात करें, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट की वजह से घाना में क्या हुआ, घाना एग्जांपल की बात करें, घाना में गोल्ड डिपॉजिट्स है यार, लेकिन उसका जो प्लेट्यू है, उसका जो रॉक सोर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्राजील के अंदर, ठीक है। वो कैसे, बिकॉज ब्राजील और जो ये हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पहले एक हुए होंगे, है ना। तो एक तरीके से ये हमको बताता है, टेक्टोनिक प्रोसेस हमको समझने में हेल्प करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। सपोज करो किसी ने ब्राजीलियन प्लेट्यू में मिनरल मतलब सोर्स रॉक में गोल्ड देखा, तो उसका डिपॉजिट्स कहाँ पे है वो समझने के लिए वो कहाँ पे था पहले, टेक्टोनिक प्रोसेस की स्टडी कर सकता है। ओके, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट से क्या देखने को मिलता है, जो माउंटेन रॉक्स बनते हैं उसमें हमारे पास गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिलता है यार, है ना। इरोजन से गोल्ड बाहर आते हैं, सरफेस में आते हैं अर्थ के मिनरल, बिकॉज आप समझना मैग्मा के अंदर जो अर्थ के जो मैग्मा है वहां पे गोल्ड है। तो ये टेक्टोनिक प्रोसेसेस हमको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट मिनरल डिपॉजिट। सेकेंड है, द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट मिनरल बेल्ट इन इंडिया। गलत बात है भाई, जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कंप्राइज करता है, झारखंड की बात करता है, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, है ना। तो ये यहाँ पे रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स देखने को मिलते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे हमको मैंगनीज देखने को मिलता है, आयरन ओर देखने को मिलता है। सो इट इज नॉट अ पुअरेस्ट मिनरल बेल्ट, इट इज अ रिच मिनरल बेल्ट। यहाँ पे हमको आयरन और मैंगनीज देखने को मिलेगा, माइका, बॉक्साइट, कॉपर। सो ये गलत बोल रहा है। मैग्नाइट और सॉरी मैग्नेटाइट इज द बेस्ट आयरन ओर फॉर्म्ड और फाउंड विद इन अबाउट 70% ऑफ मेटेलिक कंटेंट। देखो भाई, मैग्नेटाइट जो है, देखो बेस्ट आयरन और हम मैग्नेटाइट को नहीं बोलते भाई, इट इज द फाइनेस्ट, कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है। बेस्ट हम किसको बोलते हैं, हेमेटाइट को बोलते हैं। हेमेटाइट को हम बेस्ट आयरन और क्यों बोलते हैं, बिकॉज मैग्नेटाइट में आयरन ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वजह से उसका जो प्यूरिफिकेशन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हेमेटाइट। हेमेटाइट में आयरन का कंटेंट कम है बट इसमें उतना इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इसीलिए हमारे पास हेमेटाइट इज़ बेटर एज कम। मतलब अगर बात करें हम इकोनॉमिक यूज़ के लिए, है ना, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी ज़्यादा किसमें हमारे पास, इकोनॉमिकल वैल्यू इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसका है, तो हेमेटाइट का है, ठीक है। सो इट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रॉक साइकिल। हमको बात किसकी करनी है, रॉक साइकिल की। क्रिस्टलाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन आर सम ऑफ द की प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में क्रिस्टलाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन जो है, ये दो प्रोसेस जो है हमको रॉक साइकिल में देखने को मिलते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है ना। की प्रोसेस में और क्या क्या आते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, इरोजन, सेडिमेंटेशन, मेटामॉर्फिज्म, ये सब हमारे पास की प्रोसेसेस हैं रॉक साइकिल की। इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। बिल्कुल सही बात है यार, मेटामॉर्फिक मतलब हाई प्रेशर में। इग्नियस रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक प्राइमरी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक है। ये तीनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे भाई, इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। अगर फ्रेगमेंट्स हो गया तो सेडिमेंट्री रॉक, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर में चला गया तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है।
द रॉक साइकिल इज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है, रॉक साइकिल जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट होता है। सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये एनसीईआरटी का डायग्राम हमेशा याद होना चाहिए। यहाँ पे सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये हमारे पास रॉक साइकिल है यार। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस आर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लूटोनिक रॉक आर फॉर्म बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकट हमसे पूछा गया है, प्लूटोनिक रॉक्स आर फॉर्म बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो प्लूटोनिक रॉक है वो कैसे बनता है यार, सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनता है ना। देखो जो प्लूटोनिक रॉक्स है वो इग्नियस रॉक जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, है ना, अंदर जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर में जब वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं तब जाके ये बनते हैं। सो इट इज नॉट बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ सॉलिडिफिकेशन। मनी माउंटेन्स आर मेड ऑफ इग्नियस रॉक्स, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बिकॉज हाई प्रेशर एंड रिलेटिव लो टेम्परेचर में बनते हैं। बट जो सेंटर कोड ऑफ मेजर माउंटेन जो होता है उसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं भाई, कूलिंग। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में हमारे पास एग्जांपल की बात करें तो वॉल्केनिक जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, है ना, फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये वॉल्केनो है, वहाँ से बाहर आया वॉल्केनो से, तो जो बाहर में जो मैग्मा था वो कूल हो गया, तो हमने बोला बाहर में आके कूल हुआ तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एंड यहाँ पे कूल हुआ तो कूलिंग की वजह से बना। तो दोनों करेक्ट है। इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा C1 ओनली, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जांपल की बात करें तो ग्रेनाइट एंड, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं ग्रेनाइट जो होते हैं वो यहाँ पे किसके एग्जांपल होते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जांपल होते हैं। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक जो कि सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। करेक्ट हमसे पूछा गया है, मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम हीट एंड प्रेशर एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है। मेटामॉर्फिक रॉक, जब कोई भी रॉक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। एंड सेडिमेंट्री रॉक कॉम्पैक्शन होगा, है ना, सीमेंटेशन होगा, एक जगह में जाके बार बार डिपॉजिट होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होती है एक जगह में जाके सेडिमेंटेशन कॉम्पैक्शन होता है तब जाके यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बनता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये बोल रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक कंटेन फॉसिल वेयर है सेडिमेंट्री रॉक आर डिवाइड ऑफ फॉसिल। उल्टा बोल रहा है भाई कि देखो मेटामॉर्फिक रॉक जनरली ग्रेट प्रेशर एंड हीटेड टेम्परेचर में होते हैं तो वहाँ पे फॉसिल नहीं सर्वाइव नहीं कर पाते उतने एक्सट्रीम कंडीशंस में। बट जो सेडिमेंट्री रॉक है धीरे धीरे कोई मरा हुआ जानवर है जाता है, लेयर बाय लेयर बनते जाता है, इसलिए जो फॉसिल्स हमको मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये उल्टा बोल रहा है, समझ रहे ना, एनसीईआरटी की लाइनें हैं बट यहाँ पे उसको घुमाई जा रही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। करेक्ट हमसे पूछा गया है, एसोसिएटेड प्रोसेस एंड रॉक्स की बात की जा रही है। लिटिफिकेशन जो प्रोसेस है इट इज एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक, नो इट इज एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक, है ना। लिथिफिकेशन में क्या होता है, लिथिफिकेशन में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट बन जाते हैं अंडर प्रेशर, है ना, एंड ग्रेजुअली वो सॉलिडिफाई कर जाते हैं और रॉक बन जाते हैं। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड इग्नियस रॉक, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक। रिक्रिस्टलाइजेशन ये मेटामॉर्फिक रॉक के साथ एसोसिएटेड है भाई, बिकॉज जब अनमोल्टेड मटेरियल जो है फिर से हाई टेम्परेचर में आता है एंड प्रेशर में आता है तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। सो दिस इज करेक्ट। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है यार, इट इज सीन इन इग्नियस रॉक, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है लिक्विड मैग्मा क्रिस्टलाइज हो जाता है। अगर मतलब वॉल्केनो के बाहर हुआ या फिर वॉल्केनिक रॉक
अर्थ के बाहर हुआ तो उसको हम एक्सट्रूसिव या फिर वॉल्केनिक क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो कि लावा क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। अगर अंदर में हुआ वॉल्केनो के तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक या फिर इंट्रूसिव क्रिस्टलाइजेशन। सो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक बट इट इज एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा C2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। हमको मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया की बात करनी है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। देखो भाई, इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। हमारे पास लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सेवेंथ लार्जेस्ट इंडिया। कर्नाटका हैज वेरी रिच डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। बिल्कुल सही बात है, जो हाई ग्रेड आयरन ओर है, जैसे कि हम बात करें हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट वो ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है यार? ये हमारे पास कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है, है ना, बाबा बूडान हिल्स एंड दी हॉस्पेट। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेस्पेक्ट टू मेटामॉर्फिक रॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म ड्यूरिंग प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस के समय बने हैं क्या? बिल्कुल सही बात है यार। मेटामॉर्फिक रॉक आर द बेसिस ऑफ द रॉक साइकिल। नो, बेसिस ऑफ द रॉक साइकिल कौन है भाई? इग्नियस रॉक। बिकॉज जो इग्नियस रॉक है वो मैग्मा कूल करने से बनता है। जब अर्थ के अंदर से क्या आया, मटेरियल आया, लावा बाहर आया, वो हार्ड हुआ और इग्नियस रॉक बना। सो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द रॉक साइकिल, नॉट मेटामॉर्फिक रॉक। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म और मेटामॉर्फिज्म अकर अलोंग द फॉल्ट जोन। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म जो है फॉल्ट जोन के अलोंग होता है। फॉल्ट जोन का मतलब है अगर स्ट्रेस हुआ तो वो हार्डन हो जाते हैं, एंड मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हुआ तो चेंज फिर से कर जाते हैं। सो यहाँ पे मैकेनिकल डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रॉक्स ऑफ इंडिया। हमको रॉक्स ऑफ इंडिया की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, धरवाड़ सिस्टम रॉक आर मेटामॉर्फोस्ड रॉक। जो धरवाड़ सिस्टम रॉक है वो मेटामॉर्फोस्ड रॉक है। बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में मेटामॉर्फोस जाते हैं इनका, और ये एक तरह से धरवाड़ सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और ये जो धरवाड़ रॉक्स है यहाँ पे आयरन और बहुत ज़्यादा मिलता है, जिनका बहुत ज़्यादा रिच सोर्सेस है, गोल्ड सिल्वर मैंगनीज ये मिलता है यार धरवाड़ सिस्टम में। सो इट इज़ अ मेटामॉर्फोस रॉक। कुडप्पा सिस्टम rock have been formed as a result of erosion and sedimentation of the rocks of धरवाड़ सिस्टम। जो धरवाड़ सिस्टम है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि खुडप्पा जो सिस्टम है, जब धरवाड़ सिस्टम रॉक का जब इरोजन हुआ, जो धरवाड़ सिस्टम अपने आप में सेडिमेंटेशन से बनता है, लेकिन उनका जब इरोजन होता है और सेडिमेंटेशन होता है तो खुडप्पा सिस्टम बनता है। आर्कियन रॉक आर द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बिल्कुल सही बात है। दिस आर दी ओल्डेस्ट रॉक। ये प्री कैम्ब्रियन या फिर पुराना रॉक इसको बोलते हैं, पुराना रॉक या फिर प्री कैम्ब्रियन रॉक बोलते हैं। जनरली ये हमारे पास अरावली हिल्स के अंदर डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। करेक्ट पूछा गया, ऑल दी अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेस्पेक्ट टू मिनरल्स ऑफ इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे करेक्ट पूछा गया है, दी जादूगोड़ा माइंस ऑफ झारखंड इज द लार्जेस्ट आयरन ओर माइन ऑफ इंडिया। जादूगोड़ा जो है वो लार्जेस्ट है क्या? नो, जादूगोड़ा इज द लार्जेस्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड यूरेनियम रिजर्व। देखो भाई, इंडिया है पास सिर्फ दुनिया का 2% यूरेनियम रिजर्व है। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
कुछ रॉक्स दिए हुए हैं, उनको उनके टाइप्स के साथ मैच करना है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। तो शेल क्या है यार? शेल इज अ टाइप ऑफ व्हाट? सेडिमेंट्री रॉक। हाँ, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक है शेल, है ना। एक तरह से शेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ना, इसको पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए, ब्रिक बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वार्टजाइट इग्नियस रॉक है? नहीं भाई, क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। शाइट्स आर व्हाट? शाइट्स क्या है भाई? शाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। बिल्कुल सही बोल रहा है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। हमको डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। फोलिएशन इज द सेलिएंट फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। फोलिएशन कहाँ पे देखने को मिलता है यार? हाँ, फोलिएशन कहाँ पे देखने को मिलता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलता है क्या? यस, बिकॉज फोलिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है मिनरल्स का, है ना, या फिर ग्रेन्स का। एंड इससे क्या होता है? रीअलाइनमेंट होता है मिनरल्स का। जब वो सब फोलिएशन में क्या होता है, जब वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है वो रॉक, तो उसका क्या होता है? रीअलाइनमेंट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोलिएशन। हम यहाँ पे फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जेनेसिस हो गया, शाइट्स हो गया, स्लिट्स हो गए, तो वो फोलिएशन के एग्जांपल हो गए, है ना। एंड ये फोलिएशन जो है इसमें लेयर्ड या फिर बैंडेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। सो इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ अ फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। Sedimentary rock serve as a record of the event and process that shape the surface of the earth. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज लेयर बाय लेयर यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है, तो एक लेयर में यहाँ पे एक तरह की जो हिस्ट्री है ना, एक प्रोसेस की हिस्ट्री या फिर कोई इवेंट की हिस्ट्री को ये हमारे पास रिकॉर्ड करता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, नाम से ही समझ आ रहा है, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, बाहर। इग्नियस रॉक मतलब मैग्मा के कूलिंग से बना है, बाहर में मैग्मा के कूलिंग से बना है, उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा है? कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज ग्रेन टेक्सचर। बिल्कुल सही बात है। अंदर में कूलिंग हुई उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, बाहर में कूलिंग हुई जब प्लूटोनिक रॉक्स आर व्हाट? दिस आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, है ना सर। धरती के अंदर, ये धरती के अंदर कूलिंग से बना, इसीलिए इंट्रूसिव बोला। बट बाहर में मैग्मा आ गया और कूलिंग हुआ तो उसको बोला एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज ग्रेन टेक्सचर्स। बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट यार, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे लार्ज ग्रेन बोल रहा तो गलत बोल रहा है यार। इट इज़ फाइन ग्रेन। बाहर में कूलिंग हुई तो धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, बट अंदर में तुरंत कूलिंग हो जाती है, तो यहाँ पे लार्ज ग्रेन होता है। अगर अंदर में कूलिंग हुई तो लार्ज क्रिस्टल, बिकॉज उतना समय नहीं मिल पाता है ना उनको यहाँ पे है ना, बाहर में उतना समय नहीं मिल पाता कि वो बड़े बने, तो छोटे छोटे रह जाते हैं। अंदर में कूलिंग होती तो बड़ा समय मिल जाता है, इसीलिए ये बड़े होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इनका। इसीलिए प्लूटोनिक रॉक्स आर व्हाट? बिग बिग इन साइज। इनका पूछा 1 और 3, इनका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द अबव माइट बी द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर दैट कंट्रोल मेटामॉर्फिक प्रोसेस। मेटामॉर्फिक प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो हमको पूछा गया है। पहला है मिनरल कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक। बिल्कुल सही बात है यार। वो किस किस मिनरल से बना है वो यहाँ पे बताता है कि मेटामॉर्फिक प्रोसेस कैसे चलेगा। बिकॉज जब रॉक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो मिनरल्स के अंदर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं एंड दे टर्न इनटू न्यू मिनरल्स। सो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स कंटेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, मतलब मेटामॉर्फिक प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब मेटामॉर्फिक प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड, ये भी बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ज़्यादा प्रेशर तो ज़्यादा रॉक डेंस बनेगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर भी अफेक्ट करता है यार। टेम्परेचर स्ट्रेस भी यहाँ पे क्या करता है? मेटामॉर्फिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको मिनरल्स एंड रॉक्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे क्या पूछा गया है यार? हमसे करेक्ट पूछा गया है। बेसाल्ट रॉक्स आर क्रिएटेड एट मिड ओशियनिक रिजेस। बेसाल्ट रॉक जो है मिड ओशियनिक रिजेस में बनता है, बिल्कुल सही बात है ना। एंड क्योंकि अपवेलिंग मैग्मा का एक प्राई प्रोडक्ट है ये। बेसाल्ट इज नथिंग बट बाई प्रोडक्ट ऑफ अपवेलिंग मैग्मा। जो जमीन के अंदर से जो मैग्मा निकलता है ना, अपवेलिंग मेंटल या फिर अपवेलिंग मैग्मा की बात करें तो उसका एक अप रिजल्ट है, उसका एक रिजल्ट है ये बेसाल्ट रॉक। तो वो मिड ओशियनिक रीजन में होता है, तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है यहाँ पे। मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज द मिनरल कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द रॉक। अभी हमने देखा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कांटेक्ट में आने के बाद जो केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं मिनरल कंपोजिशन में, वो यहाँ पे हो सकता है। द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक फाउंड एट द अर्थ सरफेस इज मार्बल। नो, मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक जो कि अर्थ की सरफेस में मिलता है वो ग्रेनाइट है भाई। वो क्या है? ग्रेनाइट है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्साइट। बॉक्साइट इज व्हाट? आयरन ओर। ये क्या है? आयरन ओर है। बॉक्साइट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। बॉक्साइट सेडिमेंट्री रॉक है भाई, बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम, एक सेडिमेंट्री रॉक है ना। इसके अंदर मेजर जो ओर है वो कौन सा? एल्यूमिनियम है। तेलंगाना इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इन इंडिया। नो, ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इन इंडिया, नॉट तेलंगाना। The Bayer process is a method of refining bauxite to produce alumina। बिल्कुल सही बात है यार। बेयर्स प्रोसेस से क्या किया जाता है? बॉक्साइट को प्रोसेस किया जाता है और उसको प्राइमरी जो इसका रिसोर्स है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। और तो उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यहाँ पे बेयर्स प्रोसेस से क्या किया जाता है? जहाँ पे डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन होता है बेयर्स प्रोसेस में, फिर क्लैरिफिकेशन होता है, फिर प्रिसिपिटेशन होता है, फिर कैल्सिनेशन होता है। तो ये प्रोसेस हो गया यार किसके? बेयर्स प्रोसेस, जिससे क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम और दैट इज बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है। हमसे इनकट पूछा जा रहा है, इनकट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सल्फर, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। वाह, देखो भाई, एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल है? एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल है ना। देखो, एल्यूमिनियम इज नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल, नॉट नॉन मेटेलिक, ठीक है। नॉन फेरस मतलब नॉन आयन कंटेनिंग मेटेलिक मिनरल है। सो नॉन मेटेलिक तो बात सही है। सल्फर एंड नाइट्रेट सर आप बोल सकते हो कि ये नॉन मेटेलिक है, बट एल्यूमिनियम इज अ मेटेलिक मिनरल। राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कॉपर ओर इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिजर्वायर देखने को मिलता है कॉपर का, मेनली इन दी खेतरी कॉपर बेल्ट है ना। सिंहभूम प्लेट्यू जो वो यहाँ पे है, जो कि झारखंड में है, सिंहभूम, वहाँ पे हमारे पास कॉपर माइंस देखने को मिलते हैं। खेतरी कॉपर बेल्ट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे सिंहभूम की बात कर सकते हैं, है ना। मल्ला मलांचखंड कॉपर बेल्ट जो है मध्य प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है? कॉपर देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। हमसे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैव लेयर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस आउटपोरिंग ऑफ लार्वा इन लेयर। ना भाई ना, लेयर क्यों है? बिकॉज नाम से समझ आ रहा है सेडिमेंट्री रॉक जो होता है यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ लेयर होता है ना, वन ओवर द टॉप, है ना। सीक्वेंस ऑफ मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में धीरे 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 जाके एक लेयर जमा होता है, फिर दूसरा लेयर जमा होता है। इस प्रोसेस को हम बेडिंग बोलते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है ना, लेयर्स देखने को मिलता है। नॉट बिकॉज ऑफ द आउटपोरिंग ऑफ लार्वा, लार्वा बोलता हूँ, लावा, लावा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लावा का लेना देना जो है वो हमारे पास इग्नियस रॉक से है। दिस रॉक कैन बी अ सोर्स ऑफ मेजर एनर्जी रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स है तो जानवर जाके यहाँ पे दब जाएंगे अगर, है ना, प्लांट्स यहाँ पे दब जाएंगे अगर, तो वहाँ पे बहुत सालों तक रखे रखे वो ऑयल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस आर दी मेजर एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। यहाँ पे मेजर एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये। और जो फॉस्फेट बियरिंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो उसको फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स टेंड टू बी मोर पोरस देन इग्नियस रॉक। बिल्कुल सही बात है।
मोर पोरस मतलब इनमें क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा, बीच में जो ग्रेन्स होंगे है ना, जब वो जाएंगे, ठीक है, तो अचानक से तो नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तो बीच में एयर ट्रैप हो जाता है, छोटे छोटे साइजेस होते हैं, बड़े साइजेस होते हैं, तो वहाँ पे इसके से पोरस ज़्यादा होता है। इग्नियस रॉक लाइक ग्रेनाइट की बात करें, जो कि हमारे पास एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, वो कम पोरस होता है। सो सेडिमेंट्री रॉक टेंड टू बी मोर पोरस, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइका, हमको बात किसकी करनी है, माइका की बात करनी है। सो माइका एक नॉन मेटल है, बिल्कुल सही बात है। माइका इज यूजफुल एज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है ना, एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है, एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, सो ये बिल्कुल सही बात है। नो माइका रिजर्व आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वाह एक्सट्रीम वर्ड है ना, नो माइका बोला नहीं, 95% ऑफ द इंडिया का जो माइका जो रिजर्व है वो कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, 3 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। माइका इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड मेकअप प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है यार, माइका के अंदर है ना प्रॉपर्टीज लाइक ये चमकता है ना, स्पार्कल करता है, इसीलिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ग्लोइंग स्किन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। कॉस्मेटिक्स में कलर एडिटिव्स के फॉर्म में भी जो मेकअप प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विथ रेफरेंस टू सिमिलरिटीज बिटवीन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक, हमको बात करनी है सिमिलरिटीज की मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, बोथ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक आर क्रिएटेड अंडर वेरी हॉट टेम्परेचर। देखो भाई, दोनों हॉट टेम्परेचर के अंदर बनते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, आप समझना इग्नियस रॉक कैसे बना, जमीन से जो ज्वालामुखी निकला तो ठंडा हुआ और ये क्या बना इग्नियस रॉक बना। सो क्रिएटेड अंडर हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में जब यही इग्नियस रॉक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, ठीक है। सो बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज, पीवीटी, तो ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है। बोथ आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, देखो इग्नियस फॉर्म तो कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन से बना मैग्मा के, बट मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है, जिससे क्या होता है, सो जो कंपोजिशन है उसमें चेंजेस आते हैं। सो ये जो कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा की बात की जा रही है, इट इज फॉर इग्नियस रॉक यार, इट इज नॉट फॉर मेटामॉर्फिक रॉक, बिकॉज जो मेटामॉर्फिक रॉक है इट इज रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्शन ऑन एग्जिस्टिंग रॉक। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इग्नियस रॉक, हमको बात किसकी करनी है, इग्नियस रॉक की, हमसे करेक्ट पूछा गया है। सील्स आर शीट लाइक इग्नियस इंट्रूजन्स दैट कट अक्रॉस एनी लेयर इन द रॉक दे इंट्रूड, जो सील्स या फिर शीट है वो इग्नियस रॉक है यार, जो कि जिस रॉक में होते हैं उसके पूरे पूरे लेयर को खत्म कर देते हैं, कट क्रॉस कर देते हैं, बिल्कुल सही बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। दिस आर एक तरह से इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, है ना, पहले से जो लेयर है उसी में पाए जाते हैं, एंड ये पैरेलल बेडिंग में पाया जाता है, एंड इनके पास कॉन्कोर्डेंट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग लेयर ऑफ रॉक को क्या करते हैं, यहाँ पे ये कट अक्रॉस कर देते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन ऑकर ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक, देखो भाई ना ना ना, ऐसा नहीं है कि सेडिमेंट्री रॉक में बने स्ट्रेटिफिकेशन, मोर प्रोमिनेंट होता है सेडिमेंट्री रॉक में, बात सही है, बट ये इग्नियस रॉक में भी देखने को मिलता है। अर्थ सरफेस पे जब आते हैं तो बार बार वहाँ पे लावा जाएगा, एक बार लावा निकलेगा इस फ्लोर में बनेगा, फिर लावा निकलेगा तो एक और लेयर बनेगा, फिर लावा निकलेगा तो एक और लेयर बनेगा। सो इट इज नॉट ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक बट इट इज ऑल्सो सीन इन इग्नियस रॉक। डिक्स आर इग्नियस रॉक्स दैट इंट्रूड वर्टिकली अक्रॉस दी रॉक्स, बिल्कुल सही बात है, डिक्स जो है वो क्या है ना, यहाँ पे इग्नियस रॉक होते हैं जो कि वर्टिकली रॉक के अंदर जाते हैं, ट्यूबुलर बॉडीज ऑफ मैग्मा दैट कट अक्रॉस द लेयरिंग ऑफ द एडजेसेंट रॉक, ठीक है।
इस प्रकार से ये अंदर जाते हैं, तो ये भी सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या उठ जाएगा? सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 21 के यार, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। हमको मिनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। सो यूज्ड इन सिरेमिक्स एंड ग्लासेस, तो कौन से मिनरल्स को सिरेमिक्स एंड ग्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है? फेल्ड्स्पार, जो फेल्ड्स्पार है उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ग्लास मेकिंग में, सिरेमिक्स में इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया। फाउंड इन मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स में कौन सा यहाँ पे मिनरल पाया जाता है? मेटेरॉइड्स में पायरोक्सिन पाया जाता है। ज्वेलरी बनाने में, गहने बनाने में कौन से मेटल का या फिर कौन से मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है यार? तो ओलिविन का इस्तेमाल किया जाता है गहने बनानों में। ओलिविन क्या होता है? यहाँ पे मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन का एक ग्रीनिश क्रिस्टल होता है ना, इसको ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स है, माइक का इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंसुलेटर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है यार, विद रेफरेंस टू इग्नियस रॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इग्नियस रॉक आर क्रिस्टलाइनिटी एंड ग्रेनुलारिटी। बिल्कुल सही बात है। इग्नियस रॉक में क्रिस्टलाइनिटी दिखने मिलती है, मतलब लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चरल ऑर्डर में देखने को मिलता है, क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होता है ये। एंड ग्रेनुलारिटी मतलब क्या है? जो ग्रेन साइज है, जो ग्रेन साइज ऑफ व्हाट, जो इग्नियस रॉक है, डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। अगर रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है तो वो कैसा होता है? छोटा छोटा। रेट ऑफ कूलिंग स्लो है तो वो होता है बड़ा बड़ा। सो दिस इज करेक्ट। मतलब एक्सट्रूसिव वाले में क्या होता है? रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होता है, इसीलिए वो क्या होता है? छोटा होता है, फाइन होता है। बट प्लूटोनिक मैट्रिक्स, दैट इज प्लूटोनिक इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि स्लो होता है रेट ऑफ कूलिंग, तो वहाँ पे बड़े बड़े इग्नियस रॉक देखने को मिलते हैं। रॉक फॉर्म बाय सडन कूलिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल एट द सरफेस आर कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बिल्कुल सही बात है यार। जिसमें हमारे पास कौन आता है? बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक में ग्रेनाइट। Granite is an example of intrusive igneous rock. No, granite is an example of, सॉरी, बेसाल्टिक रॉक जो होता है, बेसाल्ट जो होता है बाहर में, वो एक्सट्रूसिव है, ग्रेनाइट इंट्रूसिव है ना। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लूटोनिक रॉक। सो ये ग्रेनाइट इज करेक्ट। बेसाल्ट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव igneous रॉक। नो, बेसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव igneous रॉक। एंड बेसाल्ट होता है फाइन एंड ग्रेनाइट होता है लार्ज ग्रेन टाइप, बड़े बड़े ग्रेन होते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा। सी। क्वेश्चन 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में करेक्ट पूछा गया है। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म बाय द कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट। बिल्कुल सही बात है। जब समय तक, बहुत समय तक लिटिफिकेशन हुआ, बार बार वो प्रोसेस हुआ, कंसोलिडेट हुआ, जाके कॉम्पैक्ट हुआ, बहुत सारे सेडिमेंट्स बने जिसमें फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। सो ये सही बात है यार। इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। एनीशियस सेडिमेंट्री रॉक हैव मोर क्ले। नो भाई नो। जो सेडिमेंट्री रॉक है इसको हम क्लास्टिक या फिर मैकेनिकल बोलते हैं, उसमें क्ले ज़्यादा होता है ना। ये हार्ड होता है एंड पूरा होता है एरेनिशियस वाला। बट जो क्ले स्टोन है लाइक एरिजिलियस सेडिमेंट्री रॉक, इट हैज मोर क्ले। एरिजिलियस सेडिमेंट्री रॉक आर फॉसिलिफेरस। बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स के, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। चॉक एंड कोल आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1, 2 एंड 4। सॉरी 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा डी। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज फॉर्म बाय द प्रोसेस गिवन बिलो। Already consolidated rock undergo recrystallization and reorganization of minerals within the original rock. The rock exhibit
लिनिएशन, द रॉक डिस्प्ले बेंडिंग। करेक्ट हमसे पूछा गया है, लिनिएशन एंड बेंडिंग की बात की जा रही है। तो ये कौन सा रॉक है भाई, कौन सा रॉक है ये? सेडिमेंट्री रॉक है क्या? नो, इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, बिकॉज यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है ना, लिनिएशन की बात की जा रही है, बेंडिंग की बात की जा रही है, तो ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। बिकॉज अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक की, तो दे आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ लिटिफिकेशन, जिसमें कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन होता है। ठीक है, तो जहाँ पे कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन की बात की है वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। जहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए वो क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें लिनिएशन एंड बेंडिंग देखने को मिलता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बारे में बात करनी है यार। सम रॉक्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बेंडिंग। देखो भाई, जो रॉक्स हैं वो अरेंज होते हैं लेयर्स एंड लाइंस में, उसको क्या बोलते हैं? लेयर्स एंड लाइंस में उसको बोलते हैं लिनिएशन, बेंडिंग नहीं बोलते। ठीक है, समटाइम्स मिनरल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप आर अरेंज इन अल्टरनेटिंग थिन टू थिक लेयर्स अपीयरिंग इन लाइट एंड डार्क बैंड इज कॉल्ड एज फोलिएशन। ठीक है, ये लिनिएशन को ही फोलिएशन बोलते हैं। एंड अगर ये लाइट एंड डार्क बैंड्स के फॉर्म में तो इसको बोलते हैं बैंडिंग। लाइट एंड डार्क शेड्स में इसको बोलते हैं बैंडिंग। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, दोनों इनकरेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा गया, बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फिनोमेना ऑफ रॉक साइकिल। हमको रॉक साइकिल की बात करनी है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक आर वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। आफ्टर वेदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन कैन कन्वर्ट इनटू सेडिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है यार। जब इनको इरोजन जाएगा, डिफिकेशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन होगा, तो ये आपस में वेदरिंग हो जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्स। इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक ऑन अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर कैन कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्स एंड कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन कन्वर्ट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक, ये भी सही बात है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। हमको बात किसी करनी है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की। इट इज़ मोस्टली जनरेटेड बाय मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन एंड वेदरिंग। गलत बात है भाई। जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसमें एनर्जी निकलता है कहाँ से? अर्थ की सरफेस से। ठीक है, सो ये वेदरिंग, मूवमेंट, इरेजन, यहाँ पे इसकी बात नहीं होती। दिस आर दी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर तक एनर्जी को ले जाते हैं, एनर्जी का मूवमेंट करते हैं। कंटिनेंट बिल्डिंग, अर्थक्वेक्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। अभी हमने बताया भाई, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ, हाँ बिल्कुल, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग से, अर्थक्वेक से, प्लेट टेक्टोनिक से, तो धरती के अंदर की एनर्जी बाहर आती है। बिल्कुल सही बात। दिस आर द एग्जांपल ऑफ एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस आर यूनिफॉर्म, ना ना ना, दिस आर नॉट यूनिफॉर्म। जिसमें हम एंडोजेनिक फोर्सेस में हम बात कर सकते हैं अबाउट डायस्ट्रॉफिज्म, हम बात कर सकते हैं अबाउट द वोल्केनिज्म। सो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। सो इनकट हमसे पूछा गया, इनकट जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। हमको बात करनी है वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स की। करेक्ट हमसे पूछा गया है, वेदरिंग इज एन एक्सीटू प्रोसेस एंड एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेदरिंग एक एक्सीटू प्रोसेस है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, एक एक्सीटू प्रोसेस है। हाँ ऐसा लगेगा, बट इट इज़ एन नॉट एन एक्सीटू प्रोसेस, है ना। एक इन सीटू प्रोसेस है, फिर ऑन सीटू प्रोसेस है। जहाँ पे रॉक होता है वहीं पे यहाँ पे क्या होता है? वेदरिंग होती है। कहीं इधर से उधर जाके नहीं होती भाई, है ना। मटेरियल का इधर से उधर मूवमेंट बहुत कम होता है। सो इट इज़ एन इन सीटू प्रोसेस इन द मदर प्लेस। वेदरिंग एड मास एक्शन
और सॉरी वेदरिंग एड मास वास्टिंग इरोजन रिडक्शन ऑफ रिल्फ एंड चेंज इन द लैंडफॉर्म, बिल्कुल सही बात है, उसको मदद करता है ये। एक्सफोलिएशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, बिल्कुल सही बात है। एक्सफोलिएशन में क्या होता है, जो कर्व प्लेट्स होते हैं है ना रॉक्स के ऊपर, वो स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द रॉक बिलो, इस प्रकार के। सो बिल्कुल सही बात है यार, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेदरिंग, इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। Weathering of rock and deposit help in enrichment and concentration of certain valuable ores of manganese, aluminium and iron and copper, बिल्कुल सही बात है यार। एंड इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। हमको बात किसकी करनी है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस की बात करनी है। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में सॉल्यूशन जो है उसके बारे में हमको बात करनी है। तो ये सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन इज मोस्ट पोटेंट वेदरिंग प्रोसेस इन लाइमस्टोन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या होता है, जब कोई वाटर या फिर एसिड है ना, या फिर वाटर और एसिड डिसॉल्व हो जाता है कंटेंट के अंदर, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सो ये जो है वेदर, ये जो पोटेंट प्रोसेस है जो कि क्या करता है, लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता है, बिल्कुल सही बात है, वेदर करता है ना। रेन वाटर जनरली है यहाँ पे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल के एक वीक एसिड बना देता है, जो कि क्या करता है, बाद में कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे डिसॉल्व कर देता है। सो इस प्रकार को बोलते हैं सॉल्यूशन, इस प्रकार के केमिकल वेदरिंग प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्यूशन। मिनरल लाइक नाइट्रेट, सल्फेट्स, पोटेशियम आर नॉट अफेक्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रोसेस, गलत बात है यार। जो सॉल्युबल लॉक्स एंड लाइक यहाँ पे जो नाइट्रेट से बने होते हैं, सल्फेट से बने होते हैं एंड पोटेशियम से बने होते हैं, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सोडियम क्लोराइड इज अ रॉक फॉर्मिंग मिनरल एंड इज ससेप्टेबल टू द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड इज अ रॉक फॉर्मिंग मिनरल एंड इज ससेप्टेबल टू द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं वो रॉक बनाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं ना सेंधा नमक, वो रॉक से ही तो ऑब्टेन करते हैं। तो एक तरह से ये प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन से ससेप्टेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। हमको बात किसकी करनी है, हाइड्रेशन की। अभी हमने सॉल्यूशन की बात की, अब हाइड्रेशन की बात करते हैं यार। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रेशन इज एन इरिवर्सिबल एंड लॉन्ग प्रोसेस। ना भाई ना, हाइड्रेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, लॉन्ग तो है बट इट इज अ रिवर्सिबल, दिस इज इनकरेक्ट। कंटिन्यूड रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस कॉज फटीग इन द रॉक एंड मे लीड टू डिसइंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात है यार। लॉन्ग समय तक ये चलता है तो क्या होता है, फटीग हो जाता है, वो टूट जाता है। मैनी क्ले मिनरल्स स्वेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, यस करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन में 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। हमको बात किसकी करनी है, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स की बात करनी है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस आर कॉज्ड बाय द थर्मल एक्सपांसन एंड प्रेशर रिलीज, बिल्कुल सही बात है यार। जो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है वो थर्मल एक्सपांसन, टेम्परेचर कांटेक्ट में आएगा तो एक्सपांड करेगा, फिर प्रेशर रिलीज करेगा तो उसकी वजह से टूट जाएगा, तो फिजिकल वेदरिंग इसको हम बोलते हैं। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वाटर प्रेशर इफेक्ट, याद समझना भाई कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। एक्सपांसन फोर्स पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। वाटर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। फ्रॉस्ट वेजिंग पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। सो दिस इज करेक्ट। फ्रॉस्ट वेजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस, ये भी सही है भाई, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। हमको बात किसकी करनी है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट के बारे में हमसे इनकैट पूछा जा रहा है। मास मूवमेंट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गलत बात है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, सो दिस इज इनकरेक्ट। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है ये। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज एन
एक्टिवेटिंग कॉज ऑफ मूवमेंट, मास मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो नेचुरल वेजिटेशन पेड़ पौधों को जब हम हटा दे रहे हैं, काट पीट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे मास मूवमेंट का कारण है वो, बिल्कुल सही बात। द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट कम अंडर इरोजन, मास मूवमेंट का जो प्रोसेस ऑफ ये इरोजन के अंदर नहीं आता है यार, है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी एडेड शिफ्ट होता है, सो इट इज नॉट एन इरोजन यार। वेदरिंग इज एन प्रीरिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, ऐसा नहीं है भाई, ग्रेविटी एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ऑल मैटर, चाहे उसमें वेदरिंग हो या ना हो, सो इट इज़ नॉट अ प्रीरिक्विजिट। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है 1, 3 एंड 4, इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रैपिड मास मूवमेंट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है, हमको रैपिड मास मूवमेंट की बात करनी है। अर्थ फ्लो एंड solifluction are the type of rapid mass movement, earth flow and solifluction are the type of rapid mass movement। देखो भाई, अर्थ फ्लो इज अ रैपिड मूवमेंट है ना, बट सॉलिफ्लेक्शन इज अ स्लो मूवमेंट, ठीक है, तो दोनों रैपिड नहीं है, ये रैपिड है बट एक सॉलिड है, मतलब एक स्लो है। सॉलिफ्लेक्शन का एक स्लो मूवमेंट है, सो दिस इज इनकरेक्ट। डिब्रीज एवलांच इज मच फास्टर देन मड फ्लो, बिल्कुल सही बात है, जो डिब्रीज एवलांच होता है मड फ्लो से तेज होता है। थिक लेयर ऑफ वेदर्ड मटेरियल गेट सेचुरेटेड विथ वाटर एंड फ्लो डाउन along definite channels like a stream of mud which is called as mud flow। देखो भाई, ये भी सही है, बिकॉज जब एब्सेंस होता है वेजिटेशन का, कहीं भी वेजिटेशन कवर नहीं है, रेनफॉल हो रहा है, तो जो थिक लेयर होता है ना वेदर्ड मटेरियल का, वो सैचुरेट हो जाता है और वो स्लोली या फिर रैपिडली मूव करता है अलॉन्ग अ डेफिनाइट चैनल। इनकट हमसे पूछा गया है यार, इनकट तो फर्स्ट ही है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस, हमको जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। Geomorphic process and geomorphic agents are same unless stated separately। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट दोनों सेम है भाई, हाँ बिल्कुल सेम है। अर्थ के मूवमेंट में दो चीज़ें होती है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अर्थ मूवमेंट में एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडो एंड एक्सो। जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक डायस्ट्रॉफिज्म होता है एंड एक सडन मूवमेंट होता है। डायस्ट्रॉफिज्म में एपिरोजेनिक फोर्सेस होते हैं एंड एपिरोजेनिक फोर्सेस दैट इज माउंटेन की फॉर्मिंग प्रोसेस होता है एपिरोजेनिक, एंड एक होता है ओरोजेनिक, ओरोजेनिक मतलब माउंटेन की फोल्डिंग, ठीक है। सडन मूवमेंट्स में यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं एंड वॉल्केनिज्म आता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमारे पास वेदरिंग आता है एंड इरोजन आता है। वेदरिंग में यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इरोजन के अंदर आइस का इरोजन, रिवर वाटर से इरोजन, सी से इरोजन, विंड से इरोजन एंड अंडरग्राउंड वाटर से इरोजन। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर चीज़ें होती हैं। ग्रेविटेशनल स्ट्रेस आर पार्ट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है यार। ज़्यादातर जियोग्राफी में जो एनसीईआरटी चीज़ें हैं, अगर आपको टेक्निकल चीज़ें ना पूछी जाए, कुछ एग्जांपल्स की चीज़ें ना पूछी जाएँ, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स ना पूछे जाएँ, थोड़ी सी आसान हो जाता है, आपको लॉजिक से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। डायस्ट्रॉफिज्म एंड वॉल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, समझो यार, डायस्ट्रॉफिज्म एंड वॉल्केनिज्म, बिल्कुल सही बात है सर, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद रेफरेंस टू दी लैंडस्लाइड्स एज अ जियोमॉर्फिक एक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लैंडस्लाइड्स की बात करनी है एज अ जियोमॉर्फिक एक्टिविटी। लैंडस्लाइड्स आर स्लो एंड प्रिसिपिटेबल मूवमेंट्स, ना भाई ना, लैंडस्लाइड कैसे होते हैं, फटाक से होते हैं, सो दिस आर नॉट अ स्लो मूवमेंट, दिस आर रैपिड मूवमेंट। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डिब्रीज विथ बैकवर्ड रोटेशन इज कॉल्ड एज डिब्रीज स्लाइड, ठीक है। जब रैपिड रोलिंग होता है अर्थ के डिब्रीज का, जिसमें बैकवर्ड रोटेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिब्रीज स्लाइड बोलते हैं ना। देखो, डिब्रीज स्लाइड के अंदर
रैपिड रोलिंग होती है, स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस तो होता ही है, बट यहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता। सो विदाउट बैकवर्ड मूवमेंट, एक तरह से ये फ्री फॉल है यहाँ पे ये। So this is incorrect. Slumps, rock slides and rock falls are all the types of landslides. बिल्कुल सही बात है। स्लम्पिंग, रॉक स्लाइड एंड रॉक फॉल आर व्हाट? दिस आर टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स, ठीक है। स्लाइडिंग रॉक स्लाइड में क्या होता है, इंडिविजुअल रॉक जो है वो नीचे जाता है फॉल्ट के थ्रू या फिर जॉइंट के थ्रू। रॉक फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल होता है, अभी हमने देखा है ना। सुपरफिशियल लेयर जो होती है रॉक की वो नीचे चली जाती है। स्लम्पिंग में क्या होता है, एक तरह से डिब्रिस के ऊपर ये लागू होता है जनरली, तो इसमें जो डैम क्ले होता है वो स्मूथली स्लिप कर जाता है ना, विथ बैकवर्ड मूवमेंट। तो स्लम्प में आपको बैकवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, याद रखना। बट डिब्रिस स्लाइड में बैकवर्ड मूवमेंट एब्सेंट होता है, ये याद रखना है अपने को। इस प्रकार से हमको घुमाया जा सकता है। सो हमसे क्या पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉइल जेनेसिस। हमको बात किसकी करनी है, सॉइल जेनेसिस की। ह्यूमस कंटेंट इन सॉइल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स फर्टिलिटी। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होगा, ह्यूमस कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फर्टिलिटी। This is correct. Soil function as a fundamental inference. Soil function as a fundamental inference whether the atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere meet, है ना। देखो भाई, जो फंडामेंटल इंटरफेस है किसका, सॉइल कहाँ पे काम करता है, सॉइल वहाँ पे काम करता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर मीट करता है, लिथोस्फीयर मीट करता है, हाइड्रोस्फीयर मीट करता है, बायोस्फीयर मीट करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, सॉइल वहीं पे काम करता है। थर्ड स्टेटमेंट है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूस वेदरिंग ऑफ माउंटेन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सॉइल कैसे बनता है यार, जब माउंटेन का कंटिन्यूस वेदरिंग होता है सालों तक, उसके बाद बनता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हमसे क्या पूछा गया है, सॉइल फॉर्मेशन में हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट क्या है। पेरेंटल मटेरियल, मतलब इन विच द फॉलोइंग फैक्टर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सॉइल फॉर्म। फैक्टर की बात पूछा रही है, फैक्टर की बात पूछी जा रही है यहाँ पे पेरेंटल मटेरियल में। पेरेंटल मटेरियल में विच द फॉलोइंग फैक्टर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पेरेंटल मटेरियल अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। टोपोग्राफी एंड वेदरिंग अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। क्लाइमेट अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। सॉइल का टेक्सचर कैसे है भाई, इट इज नॉट अ फैक्टर जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। पेरेंट मटेरियल हो गया, यहाँ पे क्लाइमेट हो गया, टाइम हो गया, रिलीफ हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया। सो आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल टेक्सचर इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट अ फैक्टर विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। हमको बात किसकी करनी है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की, जिसमें मैंने बताया कि एक वेदरिंग प्रोसेस होता है कि इरोजन का प्रोसेस होता है। मास वास्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है यार, दिस आर पार्ट अंडर दी इरोजन। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द रीजन। देखो भाई एक्सट्रीम वर्ड है यार, कैसे यूनिफॉर्म हो जाएगा, हर जगह सेम कैसे हो जाएगा यार, दिस इज इनकरेक्ट। द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग प्रोसेस। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होता है उसमें लैंड बनता है क्या, नो। इसमें जनरली क्या होता है, डिग्रेडेशन देखने को मिलता है ना, डिग्रेडेशन एंड फीलिंग ऑफ डिप्रेशन देखने को मिलता है। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ना, वो लैंड बिल्डिंग प्रोसेस होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद रेफरेंस टू द इरोजनल डिन्यूडेशनल प्रोसेस। हमको बात किसकी करनी है, इरोजनल डिन्यूडेशनल प्रोसेस की बात करनी है। इरोजनल डिन्यूडेशनल प्रोसेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। जो इरोजनल डिन्यूडेशनल प्रोसेस है, क्या वो एक
फिजिकल प्रोसेस है, इट एक्ट फिजिकली बट नॉट केमिकली। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो डिड्यूरेशनल प्रोसेस इंक्लूड बोथ, मतलब एक तरह से डिड्यूरेशनल प्रोसेस में ऑल एक्सोजेनिक फोर्सेस यहाँ पे आते हैं, तो इसमें बोथ केमिकल एज वेल एज फिजिकली दोनों ये काम करता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। इरोजनल एजेंट्स इंक्लूड रनिंग वाटर, विंड्स, वेव्स, करंट, ग्लेशियर एंड आइस, बिल्कुल सही बात है। सोलर रेडिएशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबली अबाउट 33% ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन ड्राइव्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बिल्कुल सही बात है। 33% जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं वो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, वो वाटर साइकिल को चलाएंगे, मतलब वो सोलर रेडिएशन आएगा, वाटर को इवापोरेट करेगा, वो सी और लेक्स में जाएंगे, बादल बनेंगे, बारिश होगा, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, और ये 33% ऑफ द रेडिएशन जो अर्थ पे पड़ते हैं वो यहाँ पे इसको ड्राइव करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स। हमको हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स की बात करनी है। द हिमालयाज माउंटेन बेल्ट कंप्राइज टेक्टोनिकली अनस्टेबल यंगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सब्जेक्टेड टू सीवियर सिस्मिक एक्टिविटीज। देखो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे यंगर जो कि अनस्टेबल है, हाँ जो कि अनस्टेबल रॉक्स हैं उसको यहाँ पे ये कंप्राइज करता है, जिसके वजह से यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइक नेपाल में अर्थ देखने को मिलता है, कश्मीर में होते रहता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। सो ये हमारे पास एकदम सही स्टेटमेंट है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द नीलगिरीज आर जियोलॉजिकली स्टेबल बट हैव अपलिफ्टेड प्लेट्यू मार्जिन इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात। दिस आर कंपैरेटिवली स्टेबल, बट यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द अपलिफ्टेड प्लेट्यू मार्जिन। Compared to Western Ghat region, the slides in the Himalayas region are huge and massive, बिल्कुल सही बात है यार, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है, बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली स्टीपर, है ना, जिसके वजह से लैंडस्लाइड बहुत तेज हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है, ह्यूज होता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऑफ डायस्ट्रोफिज्म। मैंने बताया कि जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम डायस्ट्रोफिज्म में एंड ना इसको क्या डिवाइड करते हैं भाई, ओरोजेनिक एंडो, है ना, डायस्ट्रोफिज्म एंड ओरोजेनिक फोर्सेज या फिर माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट, सॉरी डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट में इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है कि भाई डायस्ट्रोफिज्म के बारे में बताओ। इन ओरोजेनिक प्रोसेस देयर इज अ प्लेट टेक्टोनिक इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द क्रस्टल प्लेट्स। क्या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है ओरोजेनिक प्रोसेस में? बिल्कुल सही बात है यार, जिसमें क्रस्टल प्लेट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। क्या लिखा है, ओरिजिनल प्लेट दिस प्लेट टेक्टोनिक इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द क्रस्टल प्लेट ना, यहाँ पे ऊपर जाता है ना यार, वर्टिकल मूवमेंट। ओरिजिनल प्रोसेस मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, दोनों पास में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा, सीवियर फोल्डिंग देखने को मिलता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। देयर कैन बी फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इन डायस्ट्रोफिज्म, बिल्कुल सही बात है यार, फॉल्टिंग हो सकता है, फ्रैक्चरिंग हो सकता है, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक मूव कर रहे हैं यहाँ पे। एपिरोजेनिक इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस, देखो भाई एपिरोजेनिक फिर से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एपिरोजेनिक डायस्ट्रोफिज्म के अंदर बात होती है, एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक, ठीक है। एपिरोजेनिक इज एपिरोजेनिक जो है वो क्या है, ओरोजेनिक इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, एंड एपिरोजेनिक में क्या होता है यार, एपिरोजेनिक में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, तो फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग देखने को मिलती है। तो क्या पूछ रहा है, एपिरोजेनिक इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस, ना भाई ना, एपिरोजेनिक इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, है ना। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस भी और एपिरोजेनिक जैसे आप कॉन्टिनेंट भी बिल्ड कर सकते हो। इसमें अपलिफ्टमेंट एंड रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से माउंटेन मतलब कंटिनेंट बन भी सकता है, डूब भी सकता है। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। तो ये हमने देखा अबाउट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, इसमें डायस्ट्रोफिज्म भी आया है, ठीक है।